क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसमें आज आपका 7th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 7th चैप्टर में जो आपका चैप्टर का नाम है वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, हम 7th चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के परिपथ होते हैं। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए कौन कौन से बेसिक टर्म हैं। ठीक है, किन स्थितियों में हमको गणनाएं करनी है और निष्कर्ष प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले चैप्टर के नाम जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका अर्थ समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। इसके पहले आपको धारा विद्युत के चैप्टर में बताया गया है कि विद्युत धारा क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विद्युत धारा क्या है एक बार हम फिर आपको रिमाइंड कर रहे हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। जब हम दर कह देते हैं तो प्रति एकांक के लिए अर्थ हो जाता है। यदि t समय में स्मॉल t समय में विद्युत आवेश q प्रवाहित हो रही है तो एकांक समय में q/t। ठीक है, ये q/t जो है वो आवेश प्रवाह की दर बताता है, मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आपको बताया गया था कि इसकी जो मात्रक है वो एम्पियर है? तो I = Q/t। Q को हम कूलाम में लेते हैं और समय को सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड = एम्पियर है ना। अब आते हैं हम धारा। धारा के दो प्रकार, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और दूसरी दिष्ट धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा हम समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान समय के साथ और दिशा दोनों परिवर्तित है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान मतलब परिमाण, जिसकी मात्रा। ठीक है, मतलब अभी 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, अलग अलग धारा का मान। तो ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होती है। क्या होती है? समय के साथ परिवर्तित होती है। उसका मान भी चेंज होता है और उसकी दिशा भी बदलती है। तो इस तरह की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ देखते हैं कि ये इस तरह का ग्राफ है। ये वो ओरिजिन है, यहाँ से प्रारंभ करता है, प्रारंभ अवस्था में यहाँ ये धारा मैक्सिमम होती है, फिर घट के शून्य होती है, फिर विपरीत दिशा में हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर 0 हुआ, फिर विपरीत दिशा में। ये जो रेखा के नीचे है वो निगेटिव एक्सिस का है, तो फिर विपरीत दिशा में फिर अधिकतम होती है और फिर न्यूनतम होती है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहलाता है। यहाँ से प्रारंभ होके और धारा यहाँ तक आती है, अर्धचक्र कहलाएगा ये। फिर यहाँ से चल के विपरीत दिशा में मैक्सिमम होके और फिर यहाँ पर आती है न्यूनतम मान पे आती है। ठीक है, तो ये धारा
प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहलाएगा। ठीक है, तो एक चक्र में हम देख रहे हैं कि धारा का दो बार मान अधिकतम होता है और 2 बार मान न्यूनतम होती है। ठीक है, एक चक्र में। तो इस तरह से हम ग्राफ से देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान भी परिवर्तित हो रहा है और उसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह की धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? डायरेक्ट करंट, जिसको हम केवल डीसी कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को केवल हम एसी कह देते हैं। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी हम कई जगह इस अध्याय में प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा न कह के एसी कह देंगे। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो दिष्ट धारा है वो क्या है? दिष्ट धारा वह धारा है जिसका मान परिमाण कम अधिक हो सकती है। ठीक है, जिसका परिमाण कम अधिक हो सकती है, लेकिन दिशा उसकी नहीं बदलती है, दिशा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। अब मान कम अधिक हो सकती है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि कम ही हो या अधिक ही हो, एक समान भी रह सकती है। तो फिर दिष्ट धारा दो तरह का हुआ, एक समान दिष्ट धारा और परिवर्तित दिष्ट धारा। किसके मान पर? उसके मान के बदलने के आधार पर, लेकिन दिशा के बदलने के आधार पर दो तरह का नहीं हुआ, क्योंकि दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती। ठीक है, इसलिए उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का परिभाषा आप समझे, और ग्राफ के माध्यम से भी आप समझे कि यहाँ से प्रारंभ हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में मैक्सिमम, फिर शून्य। ये यहाँ से यहाँ तक एक चक्र कहलाएगा, और एक चक्र में यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूर्ण करने में समय लगता है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कुछ इससे बेसिक परिभाषाएं हैं, जैसे आवृत्ति। आवर्त काल आप समझ लिए कि किसी प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने में, एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्त काल कहते हैं। और आवृत्ति क्या है कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। याद रखना है, जैसे एक सेकंड में जो है 20 चक्र पूर्ण होती है, मतलब 20 चक्र का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड है, वैसे 50 चक्र प्रति सेकंड होती है ना। सामान्यतः जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 चक्र प्रति सेकंड। ठीक है, तो एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, मतलब एक सेकंड में यदि 50 चक्र है और एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, तो प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रत्यावर्ती धारा को समझे कि क्या है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के बीच कालांतर होती है, फेज डिफरेंस होता है ना। प्रत्यावर्ती धारा में हम ये देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर दोनों की आवृत्ति समान होती है, लेकिन किसी परिपथ में हम ये देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कि विभवांतर के अधिकतम मान होने के पहले प्रत्यावर्ती धारा पहले अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि विभवांतर से धारा अग्रगामी है। ठीक है, विभवांतर से धारा अग्रगामी है या धारा से विभवांतर पश्चगामी है। ठीक है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस होता है। ये अधिकतम और न्यूनतम मान जो पहले
हो जाते हैं। विभवांतर और धारा, प्रत्यावर्ती विभवांतर और प्रत्यावर्ती धारा के बीच हम कहते हैं कि इस तरह से कलांतर उत्पन्न हो जाती है। और कब होती है, कैसे होती है, यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का अर्थ है नेचर ऑफ द सर्किट, मीन्स कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो कौन कौन से खंड उपस्थित हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है, या किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है केवल कुंडली जुड़ी रहती है, कॉइल, ठीक है, प्रेरक कुंडली, या किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ी रहती है, तो ये अलग अलग प्रकृति प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की हो जाती है। ठीक है, जब संधारित्र जुड़ी रहेगी तो धारा और प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच जो कलांतर है वो अलग तरह का रहेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हुई होगी, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर के बीच जो कलांतर है वो अलग तरह का होगा। ठीक है, इसी तरह से हम ये अभी तो केवल अकेले खंड के लिए लिए, लेकिन ये प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली, इन तीनों खंड जो है इनके जुड़े रहने के कारण कौन से खंड उपस्थित है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इस पर निर्भर करता है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर के बीच कालांतर कितना होगा और वो, ठीक है, और किस तरह से कौन अग्रगामी होगा। प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होगी, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती विभवांतर अग्रगामी होगी। अग्रगामी पश्चगामी का अर्थ है बताया भी कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर दोनों समान कला में नहीं होती। ठीक है, कभी प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर से पहले अधिकतम हो जाती है, तो जब धारा पहले अधिकतम हो जाएगी तो धारा को अग्रगामी कहा जाएगा। बाद में प्रत्यावर्ती विभवांतर अधिकतम होती है तो प्रत्यावर्ती विभवांतर को पश्चगामी कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच कालांतर उत्पन्न होता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यद्यपि प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति समान होती है, दोनों की आवृत्ति समान है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यावर्ती विभवांतर व धारा की कला एक समान हो। दोनों की कला एक समान हो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों एक, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि जब परिपथ में विभवांतर अधिकतम हो तब धारा भी अधिकतम हो, है ना। दोनों के बीच कालांतर परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि परिपथ में धारा विभवांतर के अधिकतम होने से पहले अधिकतम होती है तो यह कहते हैं कि धारा विभवांतर से कला में अग्रगामी है। अग्रगामी और पश्चगामी, अग्रगामी का मतलब लीडिंग करना, है ना। हम यहाँ पर कह देते हैं कि विद्युत धारा अग्रगामी है, ठीक है, विभवांतर से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज लीडिंग फ्रॉम वोल्टेज, लीड कर रहा है, अग्रगामी है धारा। ठीक है, यदि कला में, फेज में धारा फाई अग्रगामी है, इन दोनों के बीच जो फेज है, कला है, उनमें हम ये मानते हैं कि धारा जो है विभवांतर से फाई अग्रगामी है, तब इसको हम समीकरण से कैसे लिखेंगे। तो समीकरण से लिखने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा जो है प्रत्यावर्ती विभवांतर से फाई डिग्री अग्रगामी है, तो फेज में दिखना चाहिए कि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t है। लेकिन जो धारा मिल रही है वो चूंकि धारा फाई अग्रगामी है प्रत्यावर्ती विभवांतर से, तो ये समीकरण के रूप में लिखा जाएगा, सूत्र के रूप में I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब इसके एंगल में ओमेगा t प्लस फाई ऐड हो जाएगा। यहाँ केवल ओमेगा t है, लेकिन धारा के समीकरण में ओमेगा t प्लस फाई है, मतलब कहने का कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभवांतर से फाई अग्रगामी है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि धारा यहाँ V = V0 sin ओमेगा t माइनस फाई है,
ठीक है, मतलब ओमेगा टी में -5, लेकिन धारा में -5 नहीं है। I = I0 sin ओमेगा टी है। तो यहाँ भी जो प्रत्यावर्ती धारा है I = I0 sin ओमेगा टी, वो प्रत्यावर्ती विभवांतर V = V0 sin ओमेगा टी -5 से 95 डिग्री आगे है, अग्रगामी है। तो इस तरह से समीकरणों में लिखा जाता है सूत्र के रूप में। हम अग्रगामी पश्चगामी की बात समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आप विभिन्न स्थितियों में प्रतिघात की गणना करेंगे, प्रतिबाधा की गणना करेंगे। हम अभी बताएंगे आपको कि क्या है प्रतिघात, क्या है प्रतिबाधा, कब प्रभावी प्रतिरोध प्रतिघात कहलाती है, कब प्रभावी प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाती है ना। ये है वो प्रतिरोध ही है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है परिपथ की प्रकृति पर, कि परिपथ में कौन कौन से खंड, प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली, इन तीनों में से कौन सा खंड उपस्थित है। ठीक है, या 2 उपस्थित है, या 3 उपस्थित है, या केवल सिंगल एक उपस्थित है। तो इस तरह से परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रकृति बदल जाती है। और प्रभावी प्रतिरोध को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रतिघात के नाम से जानते हैं, प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध तो सामान्य है ही, ठीक है, लेकिन सभी का जो व्यवहार है, वो नेचर है, वो एक ही है। हम प्रतिरोध का अर्थ जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो सभी परिपथ चाहे प्रतिघात के नाम से जाने, चाहे प्रतिबाधा के नाम से जाने, उसका अर्थ एक ही है ना, काम एक ही है, केवल नाम बदल जाता है परिपथ की प्रकृति के आधार पर। और सभी चाहे प्रतिघात हो, चाहे प्रतिबाधा हो, चाहे है ना प्रतिरोध हो, सभी का मात्रक ओम है। क्लियर? तो हम ये थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं जब सर्किट के बारे में और आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा और जान रहे हैं एक प्रश्न कि समान वोल्टेज की AC, अभी मैं बताया AC का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट ना कहेंगे, हम केवल AC कहेंगे, ठीक है। और DC मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो प्रश्न है समान वोल्टेज की AC DC की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। दोनों का वोल्टेज समान है, फिर भी AC जो करंट है प्रत्यावर्ती धारा, वो दिष्ट धारा की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। तो क्यों है ये समझना है आपको। तो घरों में प्रायः 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा उपयोग में लाई जाती है, जो घरों में घरेलू सप्लाई है, ठीक है। 220 वोल्ट की AC 220 वोल्ट की DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि 220 वोल्ट की AC 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का तात्पर्य है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव का वर्गमाध्य मूल मान 220 वोल्ट, ये वर्गमाध्य मूल मान को प्रकट करते हैं, ठीक है। तथा इसका शिखर मान V0 = 220 × √2, मतलब जो वर्गमाध्य मूल मान या आभासी मान है, ठीक है। तो और शिखर मान क्या है, धारा के अधिकतम मान, किसी प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में के समय में जो धारा की मान सबसे अधिकतम होगी वो पीक वैल्यू शिखर मान कहलाती है। तो जो शिखर मान और वर्गमाध्य मूल मान में संबंध है, तो यदि वर्गमाध्य मूल मान 220 वोल्ट है तो उसका शिखर मान V0 से लिखा जाएगा, और V0 = 220 √2, अर्थात 220 × √2 है ना। तो वैल्यू रख देंगे 1.44 का, इंटू करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेगा 311 वोल्ट। क्या मिलेगा हमको? 311 वोल्ट। तो 220 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान या आभासी मान है, तो उसका जो शिखर मान होगा वो 311 वोल्ट होगा, जबकि 220 वोल्ट की DC का विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट ही रहता है, ठीक है। यही कारण है कि 220 वोल्ट की AC जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 220 वोल्ट की DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। क्लियर? तो ये हुई बात। अब हम आते हैं जो हमने यहाँ
थोड़ा सा पहले बताया था आपको कि ये प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तो इनके बारे में हम इन परिभाषाओं को समझेंगे कि किस तरह से हम इनकी परिभाषा बताएंगे। प्रतिरोध की तो सामान्य परिभाषा है, आपको मालूम है कि किसी विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम है, कैपिटल R से लिखा जाता है। ठीक हुई। इसके बाद आते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात की बात जब आती है तो आपको समझना है कि प्रतिघात जिसको कहते हैं रिएक्टेंस, और इसको हम कैपिटल X से लिखते हैं, है प्रतिरोध, लेकिन हम स्पेशली इसका जो सिंबल है वो कैपिटल X से लिखते हैं। तो प्रतिघात क्या है? रिएक्टेंस। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रभावी प्रतिरोध है वो प्रतिघात हम कब कहते हैं? हम कहना चाहिए हमको प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध न हो के हम केवल प्रतिघात कह देते हैं। तो प्रतिघात हम कब कहें? प्रतिरोध। तो ध्यान देने की जरूरत है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक और केवल एक वन एंड ओनली फैक्टर, कौन? प्रतिरोध अथवा कुंडली अथवा संधारित्र, इन तीनों खंडों में से एक और केवल एक खंड के उपस्थित रहने पर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इनके तीनों में से एक और केवल एक के उपस्थित रहने पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है उसको प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम कैपिटल X से लिखते हैं। इस प्रतिघात का भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रभावी प्रतिरोध है। तो आप बिल्कुल समझ गए कि प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, इन तीनों खंडों में से एक और केवल एक खंड, एक और केवल एक खंड का मतलब है कि केवल प्रतिरोध जुड़ा हो या केवल कुंडली जुड़ी हुई हो या केवल संधारित्र जुड़ी हुई हो, तो उस समय एक और केवल एक खंड के उपस्थित रहने के कारण जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है उसको कहा जाता है प्रतिघात, रिएक्टेंस, और इसको हम कैपिटल X से लिखते हैं। प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस, और इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इसका जो नोटेशन है वो कैपिटल Z है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा की गणना हम कैसे करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो खंड या दो से अधिक, तो दो से अधिक होगा तो तीन होगा, क्योंकि तीन तो खंड ही है, प्रतिरोध है, संधारित्र है, कुंडली है। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में दो या दो से अधिक खंड, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिरोध, कुंडली व संधारित्र, इन तीनों में से दो या दो से अधिक, मतलब या तो दो खंड, इन तीनों में से दो खंड या तीनों खंड, है ना, प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, इन तीनों में से कम दो अथवा तीनों जब जुड़ी रहती है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो उस समय हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल Z से लिखते हैं, और प्रतिबाधा का मात्रक भी जो होता है वो ओम होता है। तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास जो स्थिति बनती है कि कितनी स्थितियां बनेगी प्रतिबाधा की गणना करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि हमारे पास तीन चीज है, कौन कौन? प्रतिरोध है, कुंडली है, संधारित्र। तो नंबर एक प्रतिरोध, दूसरी कुंडली और तीसरी संधारित्र। ठीक है, यदि हम चाहें तो कुंडली को L से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को R से और संधारित्र को C से। तो हम केवल ये संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध न करके केवल हम कभी कभी LR, CR, LCR परिपथ इनके नाम रख लेते हैं।
ध्यान देंगे कि प्रतिबाधा की गणना के लिए कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक मतलब आपके पास 3 है, L है, C है और R। इन तीनों स्थितियों में कम से कम 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक होगा तो तीनों होगा। तो पहली स्थिति आपका बन जाएगा, किस तरह की सर्किट बन जाएगी? पहले तो LR सर्किट बन जाएगी। तो नंबर 1 हम कहते हैं LR सर्किट। LR सर्किट का मतलब कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और प्रतिरोध जुड़ी हुई, ठीक है, तो हम ऐसा भी कहते हैं कि LR सर्किट, कि बुक में लिखा है LR सर्किट, तो आपको समझना है कि ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली और संधारित्र दोनों जुड़ी, LR कुंडली का L संकेत और प्रतिरोध का। दूसरी स्थिति है CR सर्किट। CR परिपथ मतलब संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ी है। तीसरी स्थिति बनती है LC सर्किट का मतलब है कि ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली और संधारित्र दो जुड़ी हो। तो अभी 3 स्थितियों में कुंडली, प्रतिरोध और संधारित्र में हम 2-2 खंडों के उपस्थित रहने का कंडीशन ज्ञात किए। ये तो 2 खंड हुआ, और 2 या 2 से अधिक तो होगा कितना? 3 तो है ही। तो तीसरी स्थिति जो चौथी स्थिति बनेगी वो LCR सर्किट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों खंड उपस्थित है। तो उस समय हम जो परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा वो प्रतिबाधा कहलाएगा, और हम कैपिटल Z से लिखते हैं। तो इस तरह से ये 4 स्थितियां, इन 4 स्थितियों में हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए प्रतिबाधा की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रतिबाधा की गणना, ये 3 स्थितियों में हम प्रतिबाधा की गणना करेंगे। याद रखना है इंपीडेंस, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो प्रतिबाधा 4 स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे, और जो है प्रतिघात की गणना हम कितनी स्थितियों में ज्ञात करेंगे? प्रतिघात, जिसको कहते हैं रिएक्टेंस, और X से लिखते हैं, इसको Z से लिखते हैं। तो प्रतिघात की परिभाषा हम बताए थे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक और केवल एक खंड, अर्थात प्रतिरोध अथवा कुंडली अथवा संधारित्र, इन तीनों में से एक और एक खंड के जुड़े रहने के कारण जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है उसको हम कहते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात की गणना 3 स्थितियों में की जाएगी। कब? नंबर 1, जब केवल प्रतिरोध R जुड़ी, ये पहली स्थिति बनी। दूसरी स्थिति बनी जब केवल कुंडली जुड़ी हो, क्योंकि एक और केवल एक खंड, ठीक है। तो ये बनी पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति संधारित्र का है। तो यहाँ पर हम कह देंगे जब केवल संधारित्र जुड़ी हुई किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक खंड, तो उस समय हम परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात की गणना हम 3 तरह से कर सकते हैं। प्रतिघात की गणना 3 तरह से कर सकते हैं, जब केवल कुंडली जुड़ी हो, जब केवल संधारित्र जुड़ी हुई हो, या केवल प्रतिरोध जुड़ी हो। लेकिन प्रतिबाधा की गणना हम 4 स्थितियों में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक खंड, तो 3 परिपथ तो आपके 2 खंडों के जुड़े रहने के कारण बनेगा, और चौथी जो परिपथ होगी वो LCR कहलाएगी, जिसमें प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र तीनों जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से आपको समझना है, ये बेसिक है। आज चैप्टर का स्टार्ट है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बार बार रिपीट होंगी और आपको अध्याय जो चैप्टर समझने में है वो मदद मिलेगी, इसको कंप्लीट करना है। तो अब हम आपको 7 प्रकार के सर्किट आगे की ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। 3 स्थितियों में हम प्रतिघात की गणना करना बताएंगे, और 4 स्थितियों में प्रतिबाधा की गणना करना बताएंगे, ठीक है। तो
कुल मिला के 7 प्रकार के सर्किट का जो सारांश और शुरुआत है ये आप समझे हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कह देंगे कि विभवांतर है कि क्या है, उसको आप तुरंत समझ जाना। एक चीज और बताना आवश्यक है आपको कि ये कालांतर को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कब कब अधिक होगा। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर के बीच कोई कलांतर नहीं होती है, दोनों समान कला में होते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ठीक उसी तरह का व्यवहार करती है जैसे दिष्ट धारा परिपथ के साथ करती है। तो ये नेचर कहलाया नंबर 1। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा है तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर के बीच कोई कलांतर नहीं होता, दोनों एक साथ अधिकतम होते हैं, दोनों एक साथ न्यूनतम होते हैं। लेकिन दूसरी बात है, दूसरी स्थिति है कुंडली। जब कॉइल जुड़ी रहती है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब केवल कुंडली जुड़ी हुई होती है तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। याद रखना, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई होती है तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा जो है वो पश्चगामी होती है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज अग्रगामी होता है। मतलब धारा जो है 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है, वोल्टेज अग्रगामी होती है। याद रखना, क्योंकि ये बार बार अग्रगामी पश्चगामी की बात आएगी और क्या क्या जुड़ा है वो हम फिर आपको नहीं बताएंगे, आपको समझना है ना, बता देंगे, हिंट कर देंगे, लेकिन आपको हम ये मान के चलेंगे कि हम आपको पहले बता देंगे। तो कुंडली में क्या रहेगा, केवल जुड़ा रहेगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो पश्चगामी हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आगे होगा। कब? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हुई होती है तब। तीसरी स्थिति आती है संधारित्र। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ी रहती है तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो 90 डिग्री अग्रगामी होती है प्रत्यावर्ती विभवांतर से। अर्थात धारा और विभवांतर के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो कलांतर तो कुंडली जुड़े रहने में भी होगा और संधारित्र जुड़े रहने में भी होगा, केवल प्रतिरोध जुड़े रहने में दोनों में समान कला में होगा। लेकिन कौन अग्रगामी होगा, कौन पश्चगामी होगा, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो कुंडली जुड़े रहेगा तो आपका धारा पश्चगामी होगी 90 डिग्री, लेकिन संधारित्र जुड़ी रहेगी तो धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी रहेगी। तो दोनों के बीच कलांतर 90 डिग्री होगा दोनों में, लेकिन समझना है कि कब अग्रगामी कब पश्चगामी होगा। ठीक है, तो ये प्रतिघात की भी गणना करने के काम में आएगा, अग्रगामी पश्चगामी, है ना। और तो यहाँ पर हम आपको इसीलिए आज चैप्टर की शुरुआत में बहुत बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं हम। आप समझेंगे और नोट्स भी भेजे जाएंगे, बुक भी आपके पास है, वीडियो भी भेजी जाती है, तो आप क्लियर रखेंगे और सब कुछ तैयार करेंगे। ठीक।